शापित कथाएं। नमस्कार, मेरा नाम संतोष है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। आज संडे की वजह से छुट्टी थी और मैंने और मेरे पुराने दोस्तों ने लगभग एक हफ्ते पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि हम सब लोग मिलेंगे और कहीं बाहर घूमने चलेंगे, क्योंकि कॉलेज के बाद हम दोस्तों का मिलना जुलना तो ना के बराबर ही था। 2 साल में हम लोग अब तक बहुत कम ही मिले थे। मैं, जतिन, आशीष और अखिल, हम चारों कॉलेज के टाइम से ही अच्छे दोस्त थे और घूमने फिरने के भी बहुत शौकीन थे। लेकिन अब सब लोग अपनी जिंदगी में बिजी थे। आज संडे था, इस वजह से मैं आज सुबह थोड़ा देर तक भी लेटा हुआ था। लेकिन तभी मेरे फोन में घंटी बजी। उसकी वजह से मेरी आंख खुली तो फोन मैंने उठाया और देखा तो फोन जतिन का ही था, क्योंकि हम घर से लगभग 10 बजे निकलने वाले थे, क्योंकि शहर में उन चारों के घर थोड़ा थोड़ा दूर दूर ही थे। जतिन के फोन के बाद मैं तुरंत अपने बिस्तर से उठा और नहा धोकर नाश्ता वगैरह करके तैयार होकर बैठ गया, क्योंकि वो तीनों ने खुद ही मुझे कहा था कि हम तुम्हारे घर पर आएंगे लेने के लिए। घर में बैठे बैठे ये सोच रहा था कि कहाँ रह गए ये लोग, कि तभी आशीष का फोन आता है और वो बोलता है, अबे जल्दी बाहर आ, हम तेरे घर के गेट पर ही खड़े हैं। आशीष के इतना बोलने के बाद ही मैंने तुरंत अपना बैग उठाया और घर के बाहर निकल गया। अखिल अपनी कार लेकर आया हुआ था। फिर उसके बाद मैं भी जाकर तुरंत गाड़ी में बैठ गया। हम चारों बहुत खुश थे आज, क्योंकि बहुत टाइम के बाद चारों एक साथ फिर कहीं घूमने जा रहे थे। अखिल कार चला रहा था, तभी उसने कहा, हाँ भाई लोग, कहाँ जाना है ये तो सोच लो। बस घर से निकल आए हैं कि कहीं जा रहे हैं, पर कहाँ जा रहे हैं ये बात तो बता दो, किधर ले जाऊं गाड़ी। फिर आशीष ने कहा, भाई ले जा जहाँ तेरा दिल करे, आज वहीं घूमेंगे आराम से, फिर आएंगे शाम को। वैसे भी पूरे हफ्ते काम काम, आज थोड़ा मस्ती का मौका है। फिर मैंने कहा, अखिल कहीं जंगल या पहाड़ों की तरफ चलते हैं, बहुत दिन से नहीं गए हैं। फिर आशीष ने कहा, हाँ सही बात है, जंगल में पिकनिक वगैरह मनाते हैं हम लोग, घर से पिकनिक का सारा सामान तो लेकर ही आए हैं। फिर उसके बाद हम लोग इंटरनेट पर सर्च कर रहे थे कि आसपास सबसे बड़ा और घूमने लायक जंगल कौन सा होगा। तभी जतिन ने कहा, अरे ये देखो, ये सुंदरवन यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है, चलो आज यहीं चलते हैं। सुंदरवन के बारे में तो हमने भी बहुत सुना था, बहुत बड़ा और बहुत विशाल जंगल है, पर हम कभी वहाँ गए नहीं थे, क्योंकि ये पहाड़ियों की तरफ था। तो अब हमने ये तय कर लिया था कि अब हम चारों उसी सुंदरवन में जाएंगे घूमने के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने बाजार से थोड़ा खाने पीने का सामान भी ले लिया और कुछ सामान तो घर से लेकर ही निकले थे। फिर लगभग 2-2.5 घंटे के सफर के बाद हम उस जंगल के पास जा पहुंचे जहां हमने पिकनिक के लिए सोचा था। वहां पहुंचकर हमने देखा जंगल सच में बहुत बड़ा था और बहुत दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था। कहते हैं कि ये जंगल लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। हम चारों जंगल के पास पहुंच तो गए, पर हमें जंगल में अंदर जाने के लिए कहीं से ढंग से रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जंगल काफी दूर तक फैला हुआ था, इस वजह से हम भी गाड़ी में ही थे और गाड़ी लगातार आगे की ओर बढ़ा रहे थे कि शायद कहीं तो होगा जंगल के अंदर जाने का रास्ता। थोड़ा आगे और गए तो हमें वन विभाग का 2 ऑफिस दिखाई दिया। फिर उसके बाद हम तुरंत ही कार से उतरे और वहाँ उन दोनों के पास गए और फिर जतिन ने उस गार्ड से कहा, सर इस जंगल में अंदर जाने के लिए रास्ता कहाँ से है। इतना ही कहा होगा जतिन ने कि उस गार्ड ने बड़ी ही हैरानी भरी नजरों से हम चारों को देखा और कहा, क्यों भाई, क्यों जाना है जंगल में। फिर मैंने कहा, अरे सर वो हमें जंगल में पिकनिक वगैरह मनाने के लिए जाना है। फिर उस गार्ड ने कहा, अरे बाहर इतनी सारी जगह है, आसपास ही घूम लो, पिकनिक मना लो, इसके अंदर जाने का रास्ता नहीं है और इसके अंदर जाना भी ठीक नहीं है। और हाँ, भूल कर भी कोशिश मत करना इसके अंदर जाने की, आसपास ही घूमो फिरो, क्योंकि जंगल के अंदर बिल्कुल भी जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। इतना तो साफ था कि ये गार्ड ना ही रास्ता बताएगा और ना ही इस जंगल के अंदर हम लोगों को अब जाने देगा। लेकिन हमने भी तय कर लिया था कि जाएंगे तो है ही इसके अंदर। फिर उसके बाद हम गाड़ी में बैठे और स्टार्ट करके हम आगे की तरफ चल रहे थे। शायद इतना बड़ा जंगल हमने आज तक कभी नहीं देखा था। बहुत लंबा, बहुत विशाल जंगल था ये। फिर उसके बाद हम लगभग 2 या 3 किलोमीटर ही आगे आए होंगे, तभी हमने गाड़ी रोक दी और चारों बाहर निकल आए। उस समय घड़ी में लगभग 1 बज रहे होंगे। कैमरा वगैरह सब सामान हम लेकर आए ही थे, क्योंकि मैं फोटो खींचने का बहुत बड़ा शौकीन था। हम इधर उधर घूम ही रहे थे कि तभी आशीष ने कहा, यार ऐसे तो हम इस जंगल में जा नहीं सकते, हमको ऐसे ही इन्हीं रास्तों में से कहीं अंदर जाना होगा। वहाँ पतले पतले 2 रास्ते थे,
पर तभी अखिल ने कहा, भाई यार तुम लोग चले जाओ, मैं बाहर ऐसे अपनी गाड़ी छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्या पता क्या हो जाए, नई गाड़ी है अभी मेरी। फिर उसके बाद हम लोगों के बार बार समझाने पर अखिल भी अब मान गया था और उसने गाड़ी सड़क के बिल्कुल किनारे जंगल में घुसा कर खड़ी कर दी और अब हम लोग अपना सामान उठाकर जंगल के अंदर जाने लगे। रास्ता तो सही से था नहीं, हर जगह जंगल के अंदर झाड़ियाँ, कांटे और बड़े बड़े पेड़ थे, लेकिन हमको तो इस जंगल के अंदर जाना ही था, तो हम किसी तरह से उन झाड़ियों के बीच से अंदर जा रहे थे। हम लोग जैसे तैसे जंगल के काफी अंदर तक चले आए थे, लेकिन अब मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि इतने बड़े विशाल जंगल से हम बाहर भी कैसे निकलेंगे। मैं यही सब सोच रहा था, पर उस समय मैंने ये बात किसी को नहीं बोली थी। हम हंसी मजाक करते हुए अंदर जा रहे थे। अंदर जाकर हम फोटो खींच रहे थे और वीडियोस बना रहे थे क्योंकि हमें जंगल बहुत अच्छा लग रहा था और बड़े बड़े पेड़ और पशु पंछियों की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थी। फिर हम थोड़ा और आगे आए और एक बड़े पेड़ के नीचे चारों बैठ गए। तभी अखिल ने कहा, चलो यहीं पर कुछ बनाते हैं, खाते हैं, क्योंकि अब भूख भी बहुत तेज लग रही थी। फिर मैंने कहा, हाँ यार भूख तो सच में लग रही है क्योंकि हम सुबह से निकले हैं और अब टाइम भी बहुत हो गया है और काफ़ी दोपहर भी हो गई है। जतिन, अखिल और आशीष ये सब लोग अपने घरों से खाना बनाने के लिए सामान लाए हुए थे। गैस चूल्हे पर पतीला चढ़ाकर हम लोगों ने बिरयानी बनाना शुरू किया और जब तक बिरयानी बन रही थी तब तक हम लोग इधर उधर फोटो वगैरह खींचने में मस्ती कर रहे थे। फिर लगभग 10 मिनट बाद मैंने वहां पर जाकर देखा कि बिरयानी पक चुकी है कि नहीं, पर मैंने जैसे ही पतीले का ढक्कन खोला तो मैं चौंक गया क्योंकि पतीला बिल्कुल खाली था। फिर मैंने तुरंत जतिन, अखिल और आशीष तीनों को आवाज़ लगाई। मेरे आवाज़ लगाते ही वो तीनों भी तुरंत वहाँ आ गए और मैंने कहा, भाई बिरयानी कहाँ गई? फिर तीनों ने कहा, अरे भाई मजाक मत कर यार, बहुत भूख लगी है, कहाँ रखी है, चल खाते हैं, सच में भाई बहुत भूख लगी है। फिर मैंने कहा, अरे नहीं यार सच में मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं आया तो देखा पतीला बिल्कुल साफ था, लेकिन मेरी बात का किसी को यकीन नहीं हो रहा था। वो तीनों कह रहे थे कि मैंने ही कहीं रखी होगी। फिर तभी आशीष ने कहा, संतोष यार पहले भी तो तू ऐसी मस्ती करता था, पर भाई इस टाइम बहुत भूख लगी है। फिर मैंने कहा, भाई लोगों कसम से मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता कहाँ है बिरयानी। अब हम चारों हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग ज़्यादा दूर भी कहीं गए नहीं थे, गैस पर बिरयानी चढ़ाकर इधर उधर फोटो ही खींच रहे थे। बस हम चारों हैरान तो थे ही कि ऐसा कैसे हुआ। पर फिर मैंने कहा, चलो एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं, मुझे इस जगह पर थोड़ा अजीब से ही लग रहा था। फिर आशीष ने कहा, सही कह रहा है यार संतोष, यहाँ तो सच में मुझे भी अजीब लग रहा है। इतना बोलकर आशीष वो फोटोज दिखाने लगा जो इतनी देर से वो खींच रहे थे, पर उसने देखा कि हर एक फोटो में एक काली सी परछाई दिख रही थी। फोटो हम तीनों ने देखी तो तुरंत मैंने भी अपना फ़ोन निकाला और मैंने भी कहा, ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। जैसे ही जंगल के अंदर हम घुसे थे तब से फ़ोटो खींच रहे थे और मेरी हर एक फ़ोटो में एक काली परछाई दिख रही है। हम चारों ने फ़ोटो वीडियोस बनाई हुई थी, सबके फ़ोन में जितनी भी फ़ोटोज़ थी हर एक फ़ोटो में वो काली परछाई साफ साफ नज़र आ रही थी, जैसे कोई हमारे कैमरे के आगे ही खड़ा हो। लेकिन हम फिर भी जंगल के बहुत अंदर थे। तभी मैंने कहा, चलो एक काम करते हैं, अब हम लोग बाहर निकलते हैं, जितना भी टाइम बचा है बाहर ही घूमेंगे, फिर जाएंगे वापस घर, बाहर ही कुछ खाएंगे। अब आशीष, जतिन और अखिल उन्होंने कहा, हाँ यार सही कह रहा है, वापस चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपना सामान वगैरह उठाकर जंगल से वापस निकलने लगे। पर ये तो किसी को भी याद नहीं था कि किस तरफ से अंदर आए थे और अब किस तरह से बाहर जाना है। पर जो भी है, अब बाहर कैसे भी निकलना है, हम बस यही सोच रहे थे क्योंकि हम 1 बजे के आसपास से इस जंगल के अंदर हैं और अब समय लगभग 4 या 4:30 बज रहा होगा, यानी हमें काफ़ी टाइम हो गया था। जंगल में घनी घनी झाड़ियाँ, बड़े बड़े पेड़ और अजीबो गरीब जानवरों की आवाज़ हर तरफ से इस जंगल में आ रही थी, पर हम उन सभी आवाज़ों को अनसुना कर आगे बढ़े जा रहे थे। अब हमें चलते चलते लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया था, पर अभी भी हम जंगल के अंदर ही थे। मैं अब उस बात पर पछता रहा था कि जब हम जंगल के अंदर जाते समय मैं जो सोच रहा था कि हम बाहर कैसे निकलेंगे, ये बात मैंने किसी को क्यों नहीं बताई। बस इस बात का मुझे पछतावा था कि मुझे पहले ही संदेह लग रहा था कि इतने घने जंगल के अंदर हम बिना रास्ते के जा तो रहे हैं, पर हम बाहर कैसे आएंगे, ये हम चारों में से किसी ने नहीं सोचा था।
अब घड़ी में लगभग 6:30 बज रहे थे। जंगल में काफ़ी अंधेरा हो रहा था। दिन के समय तो ये जंगल हरा भरा काफ़ी प्यारा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होते जा रहा था वैसे वैसे इस जंगल का रूप रंग भी बिल्कुल बदलता जा रहा था। चलते चलते अब हम काफ़ी थक चुके थे और भूख भी बहुत लग रही थी, लेकिन इस जंगल से बाहर भी तो निकलना था, इसलिए हम बस चलते ही जा रहे थे। पर तभी अखिल ने कहा, भाइयों जो होगा देखा जाएगा, एक काम करते हैं, थोड़ी देर यहीं बैठ लेते हैं और कुछ खा लेते हैं। खाने के लिए सामान तो वैसे भी हम लेकर ही आए हुए थे, क्योंकि अब भूख बहुत लग रही है। उसके बाद चलेंगे, बाहर तो निकल ही जाएंगे, अब अंदर आ गए हैं तो बाहर भी निकल जाएंगे। अखिल के इतना कहने के बाद हम चारों वहीं बैठ गए, क्योंकि हमें इतना तो विश्वास था ही कि हम बाहर निकल ही जाएंगे। हम चारों बैठे हुए थे कि तभी मैंने देखा कि लगभग 3 से 4 औरतें अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठा लिए इसी तरफ आ रही थी। मैंने खुशी खुशी में अपने दोस्तों से कहा, अबे भाई मिल गया बाहर निकलने का रास्ता। वो देखो लकड़ी लेकर आती औरतें, ये बाहर ही तो निकलेंगे, इन्हीं के साथ निकल जाते हैं। हम चारों जो डर से घबराए हुए थे, पर अब उन औरतों को देख हमें थोड़ा चैन की सांस मिली। थोड़ी देर में वो सभी औरतें जो लकड़ी लेकर आ रही थी हमारे पास तक पहुंच गई। तभी मैंने उनसे कहा, आप लोग बाहर जा रहे हो क्या? पर उन चारों में से किसी ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा, हम इस जंगल में घूमने आए थे और अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप लोग बाहर जा रहे हो तो हम भी आपके साथ ही निकल सकते हैं क्या? लेकिन मेरे इतना कुछ बोलने के बाद भी उनमें से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया और वो हमें अनसुना करके आगे की तरफ जाने लगी। पर फिर हमने भी सोच लिया कि कोई बात नहीं, हम इनके थोड़ा पीछे पीछे ही चलते चलते बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जाएंगी तो ये भी बाहर ही, जंगल में तो रहेंगे नहीं। फिर उसके बाद हम चारों धीरे धीरे उनके पीछे ही चल रहे थे। तभी उनमें से एक औरत जो पीछे थी, तब उसने हमें मुड़कर देखा और एक बहुत भारी आवाज में कहा, घूमने कौन आता है जंगल में? ये घूमने की जगह नहीं है, ये तो मरने की जगह है। इतना ही कहा उस औरत ने और हम तुरंत उसी जगह खड़े हो गए। अब सभी वो औरतें भी वहीं रुक गई जो थोड़ी देर पहले कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। वो औरत फिर एक साथ बोली, यहाँ कोई नहीं आता, तुम लोग कैसे आए? फिर मैंने कहा, बहन जी हम घूमने आए थे जंगल में, मगर कोई नहीं आता तो आप लोग इस जंगल में क्यों आते हो लकड़ी लेने? मेरे इतना बोलने के बाद वो सभी औरतों ने हम लोगों की तरफ देखा और कहा, श्रापित जंगल है ये, श्रापित जंगल, यहाँ कोई नहीं बचता, जो आएगा यहाँ वो मरेगा। इतना कहकर वो औरतें लकड़ियाँ लेकर आगे की तरफ चलने लगी। तभी जतिन ने कहा, एक काम करते हैं, हम अभी यहीं रुक जाते हैं, इन पागल औरतों को जाने दो पहले यहाँ से, बाहर तो हम फिर भी निकल ही जाएंगे, जंगल ही तो है, अभी नहीं तो 2 घंटे बाद। लेकिन सच में डर तो हम सब लोगों को लग ही रहा था। पर थोड़ी देर में मैंने कहा, यार वो औरतें कहाँ गई? अब तक तो दिखाई दे रही थी पर अब कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। मेरे इतना बोलने के बाद हम चारों आगे की तरफ से थोड़ा तेज चलने लगे, लेकिन काफ़ी देर चलने के बाद भी जब वो औरतें हमें कहीं नहीं नज़र आई, तब आशीष ने जतिन पर चिल्लाते हुए कहा, यार जतिन तेरे चक्कर में रुक गए हम, नहीं तो उनके पीछे पीछे ही निकल जाते, तो कम से कम बाहर तो निकल ही जाते, उनको शायद रास्ता पता था। हम सब आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी थोड़ा आगे से किसी के बहुत तेज तेज रोने, तड़पने और कराने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई जोर जोर से चीख रहा है दर्द में। हमने सोचा हो ना हो शायद वही औरतें होंगी जो जरूर किसी मुसीबत में फंस गई होंगी। जंगल घना था, ऊपर से अंधेरा भी हो चुका था, कहीं किसी जानलेवा जानवर ने अटैक न कर दिया हो। ये सब सोच रहे थे कि जिधर से आवाज आ रही थी उसी तरफ भाग भी रहे थे। काफी देर भागते भागते जतिन, आशीष और अखिल एक पेड़ के नीचे देखने चले गए, क्योंकि आवाज उधर से ही आ रही थी और आवाज सामने की तरफ से भी आ रही थी। इसलिए मैं अकेला ही भागते भागते सामने झाड़ियों की तरफ चला गया। पर तभी मुझे अखिल ने आवाज लगाई, संतोष रुको, संतोष रुक जाओ। लेकिन उन औरतों की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं अपने दोस्तों की बात अनसुनी करते हुए लगातार झाड़ियों की तरफ भागता हुआ जा रहा था। और एक गड्ढा था, उसमें उतरकर देखने लगा। मेरे वहां पहुंचते ही मानो वो सभी आवाजें आना बंद हो गई। अब किसी के भी तड़पने या चीखने की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। पर मैं उधर अकेला ही था। मेरे तीनों दोस्त अभी उधर ही पेड़ के पास थे। शायद मैं इधर उधर ही देख रहा था कि जैसे ही उस गड्ढे से बाहर निकलने का हुआ, तभी पीछे से किसी ने मेरे सर पर कुछ फेंक कर बड़ा तेज मारा और मैं थोड़ा और अंदर झाड़ियों में जाकर गिर गया।
फिर उसके बाद मैं अपने आप को संभाल कर जैसे ही उठा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी सांसें अटक गई हों। मेरी जुबान हलक में नहीं रुक रही थी क्योंकि मैंने देखा उन झाड़ियों के पास अखिल, आशीष और जतिन की अलग अलग टुकड़ों में लाश पड़ी हुई थी। उन तीनों की लाश देखते ही मेरी बहुत जोर से चीख निकली और मैं खड़े होकर बस उन लोगों की लाश को ही देखे जा रहा था। आशीष, जतिन और अखिल को किसी ने तीन हिस्सों में काट कर फेंक दिया था। मैं चीख चीख कर रो रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरे तीनों दोस्तों की लाश पड़ी हुई थी और मैं उस समय को कोस रहा था कि जब हमने इस जंगल में आने का फैसला किया था। पर तभी मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई मुझे आवाज़ लगा रहा है। मैंने झाड़ियों से निकलकर गड्ढे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करी और थोड़ी देर में ऊपर चढ़ भी गया। पर वहाँ मैंने देखा आशीष, जतिन और अखिल मुझे बिल्कुल सही सलामत दिखाई दे रहे थे। वो मुझसे लगभग थोड़ी दूर पर ही होंगे। वो अपने मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाकर मुझे ढूंढते हुए आवाज़ लगा रहे थे, संतोष, संतोष, अरे संतोष कहाँ है तू? मुझे अपनी आंखों पर कुछ यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देखा और क्या ये अभी अभी नीचे गड्ढे में झाड़ियों के पास मेरे तीनों दोस्तों की लाश कटी हुई हालत में पड़ी थी और अब बाहर वो तीनों मुझे ढूंढ रहे थे। ये सब देखकर मैं समझ चुका था, हो ना हो इस जंगल में छलावा है जिसमें शायद मैं फंसने से बच गया और गड्ढे से बाहर निकल कर आ गया। बाहर आते ही मैं भागता हुआ फ्लैश लाइट जलाकर उन लोगों के पास पहुंच गया और जतिन, अखिल तीनों में से लिपट कर रोने लगा। तीनों बहुत हैरान थे। पर तभी आशीष ने कहा, भाई क्या हुआ संतोष? किन लोगों की आवाज़ थी वो और तू कहाँ गया था? लेकिन उस समय मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं बोलने की कोशिश तो कर रहा था पर मैं बोल नहीं पा रहा था। मैंने जो देखा वो फिर उसके बाद किसी तरह से मैंने अपने आप को संभाला। पर फिर थोड़ी देर में मैंने कहा, यार भाई, मैंने उस गड्ढे में झाड़ी के पास तुम तीनों की कटी हुई लाश देखी। मेरी बात सुनकर तीनों हैरान थे। पर जतिन ने कहा, भाई तेरी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ है तुझे? कैसी बात कर रहा है? फिर मैंने कहा, कसम से भाई मैंने यही देखा। तभी मैं बहुत डरा हुआ और परेशान था। फिर अखिल ने कहा, चलो देख कर आते हैं। पर मैं भी बहुत डरा और घबराया हुआ था। लेकिन मैंने भी कहा, हाँ चलो, ये सामने ही गड्ढा है और नीचे झाड़ियों के पास ही है। लेकिन आशीष ने हमको जाने से रोक दिया और उसने कहा, शायद इस जंगल में ही कुछ है, क्योंकि वो औरतें भी हमें नहीं देखी, बस उनकी चीखने तड़पने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हो ना हो इस जंगल में छलावा है। आशीष की बात सुनकर ऐसा लग रहा था शायद जो मैं सोच रहा था वही आशीष भी सोच रहा था। फिर उसके बाद हम चारों ने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जला रखी थी और हम बस यही कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से इस जंगल से बाहर निकल जाएं। ऊपर से ये सब देखने के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तीनों मुझे पकड़कर संभालते हुए ले जा रहे थे। हम चारों इस समय बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे, बस किसी तरह से अब हम जंगल से बाहर निकल जाएं। हम किसी को मदद के लिए भी नहीं कह सकते थे क्योंकि यहाँ नेटवर्क भी बिल्कुल नहीं था। अंधेरी रात में जंगल बहुत ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था। हर तरफ जंगली जानवरों के साथ कुछ न कुछ अजीब और डरावनी और भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि आगे की तरफ जाएं तो भी खतरा, पीछे की तरफ जाएं तो भी खतरा। जंगल के चारों दिशाओं में से किसी भी तरफ जाने का अनुमान लगाना ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए हम चारों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। डर तो सच में बहुत लग रहा था और चारों वहाँ बैठे बैठे बस यही सोच रहे थे कि किस तरह से हम बाहर निकलें। ये हम सोच ही रहे थे कि तभी आशीष ने कहा, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम 1 बजे से जंगल में आए हुए हैं, ना तो कोई जंगल के बाहर था और इतने बड़े जंगल के अंदर भी कोई नहीं दिखाई दिया। फिर वो 4 औरतें अचानक से कैसे दिखाई दे सकती हैं? जब इस जंगल के अंदर वन विभाग के गार्ड किसी को आने नहीं देते तो वो औरतें लकड़ियाँ लेने कैसे आ गई? और आ तो गई, ऊपर से थोड़ी ही देर में पता नहीं कहाँ चली गई। ना कहीं दिखाई दी और ना ही उनका कुछ पता चला। आशीष की सारी बात सुनने के बाद जतिन ने कहा, हाँ कुछ तो है। फिर मैंने कहा, सच में वो औरतें ही कुछ ना कुछ हैं, क्योंकि ऐसे कहाँ गायब हो सकती हैं एकदम से? और हम सबको उनके रोने और तड़पने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, पर हमें वो कहीं दिखाई नहीं दी। और जो मुझे झाड़ियों के पास दिखा वो भी क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हम चारों को ये पता था कि इस जंगल में कोई हमारे साथ छलावा कर रहा था। हम यहीं पेड़ के नीचे बैठे बैठे हम बस यहाँ से जिंदा निकल कर चले जाएं, यही सोच रहे थे और भगवान से दुआ कर रहे थे कि तभी अखिल ने कहा,
चलो यार अब चलते हैं, 9 बज चुके हैं और यार मेरी गाड़ी भी बाहर खड़ी है और वैसे भी मेरी गाड़ी अभी नई है, पता नहीं किस हालत में होगी, सही है कि नहीं ये भी नहीं पता। अखिल के इतना बोलने के बाद हम चारों जो अभी तक बहुत ज़्यादा डरे हुए और घबराए हुए थे, पर उसके इतना बोलने के बाद सबके चेहरे पर थोड़ी सी हल्की मुस्कान आई। तब आशीष ने कहा, एक तो हमारी जान यहाँ मुसीबत में है और ये भी नहीं पता कि हम यहाँ से जिंदा वापस लौट पाएंगे या नहीं। ऊपर से अखिल को देखो, इसे अभी भी अपनी गाड़ी की पड़ी हुई है। आशीष के इतना बोलने के बाद हम चारों अपनी अपनी जगह से उठे और आगे की तरफ जैसे ही जाने के हुए कि तभी मेरी नज़र पेड़ के ऊपर पड़ी तो जैसे मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई। उसके बाद मैंने तुरंत अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट पेड़ की तरफ मारी तो मेरे होश ही उड़ गए। फिर उसके बाद मैं तुरंत आगे की तरफ भागने लगा कि तभी मुझे जतिन और अखिल ने पकड़ लिया और कहा, संतोष क्या हुआ है तुझे, ऐसे क्यों भाग रहा है। उनके इतना बोलने के बाद मैंने अपने हाथ से इशारा करते हुए मैंने उन्हें पेड़ के ऊपर की तरफ दिखाया तो उन्होंने भी फ्लैशलाइट से जो देखा, उसके बाद हम चारों ने तुरंत एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम सब उसी जंगल में फिर आगे की तरफ भागने लगे कि तभी भागते भागते आशीष ने कहा, जिसका डर था देखो वही हुआ। मैं कह रहा था कि मुझे वो औरतें साधारण नहीं लग रही थी। आशीष ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि हमें फ्लैशलाइट से पेड़ की डाली पर एक औरत को बैठे हुए देखा जिसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल चमक रही थी और उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे। ये देखने के बाद से ही हमारे अंदर जितनी ताकत थी हम उतनी रफ्तार से उस जंगल की ओर भागने लगे। हम चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की तरफ लगातार अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाए भगवान को याद करते हुए भागे जा रहे थे और बस यही कह रहे थे कि हे भगवान, जिंदा वापस निकाल दो बस इस जंगल से, क्योंकि हमने ये तो तय कर लिया था कि अब कभी जिंदगी में किसी जंगल में तो घूमने नहीं जाएंगे। और अब घड़ी में लगभग 10:30 बज रहे थे, यानी हमें यहाँ समय बहुत ज़्यादा ही हो गया था और अब हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि जंगल है या मौत का कोई भूल भुलैया, क्योंकि इतनी देर से हम लगातार भाग रहे थे। पर कोई तो रास्ता होना चाहिए था ना जो हमें बाहर की ओर ले जाए। उस जंगल में लगातार काफी देर से भागते भागते हम बहुत थक गए थे। वैसे थके तो खैर हम पहले से ही हुए थे, लेकिन अभी जो उस पेड़ के ऊपर देखा था उसकी वजह से हम लगातार भाग रहे थे और अब मेरी सांसें बहुत ज्यादा फूल चुकी थी। मुझसे बिल्कुल भी भागा नहीं जा रहा था। जतिन, आशीष और अखिल भी थक गए थे, इसलिए हम लोग एक ही जगह पर अचानक से रुक गए और अपने आप को थोड़ा आराम देने की कोशिश करने लगे। पर अभी हमें वहाँ रुके थोड़ा ही समय हुआ था कि तभी अचानक पीछे से किसी औरत के बहुत तेज तेज हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनते ही वो हंसी की आवाज़ हमारे रोंगटे खड़े कर रही थी। वो आवाज़ ऐसी थी कि वो किसी को भी डरा दे। पर फिर उसके बाद हमने हिम्मत करते हुए अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाकर पीछे की तरफ देखा, लेकिन हमारे पीछे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। पर वो हंसी की आवाज़ अभी भी हमारे कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी औरत हंस रही थी वो हमारे आसपास ही है। अब हम लोगों की हालत ऐसी कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे शरीर पर एक साथ लाखों चींटियां छोड़ दी गई हों और सब हमें एक साथ काट रही हों। पर उसके बाद हम चारों ने फिर से भागना शुरू किया, पर ऐसा लग रहा था जैसे हमारे साथ वो हंसी की आवाज़ भी भाग रही हो, क्योंकि वो आवाज़ हमारे कानों में अभी भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। पर तभी एकदम से वो हंसने की आवाज़ सोने की आवाज़ में बदल गई। पर हम वहाँ रुके नहीं, बस भागते रहे। ऐसा लग रहा था कि हम सुंदरवन में अपने मौत के मुंह में ही आए हैं। इस जंगल का बस नाम ही सुंदर है और बस बाहर से देखने में ही सुंदर है, पर अंदर से तो इस जंगल में मौत का जंजाल बिछा हुआ है, क्योंकि हर तरफ से बस रोने और चीखने और तड़पने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। फिर मैंने घड़ी में टाइम देखा तो घड़ी में 11 बज रहे थे। आधी रात हो गई थी, पर अभी भी हम इसी जंगल में थे। अब हम लोग ये भी सोच रहे थे कि शायद पता नहीं अब हम यहाँ से जिंदा वापस जा भी पाएंगे या नहीं, लेकिन हम एक पल के लिए भी किसी भी जगह पर रुके नहीं और हम लगातार आगे की तरफ तेज तेज कदम बढ़ाकर चल रहे थे, क्योंकि भाग भाग कर हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हम ऐसे चल ही रहे थे कि तभी ऐसा लगा कि पीछे से कोई बहुत तेजी से भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। आवाज़ सुनकर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा कि तभी किसी ने अखिल को एकदम से पकड़ लिया और आगे की तरफ खींचने लगा। पर वो जो भी था उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। फ्लैशलाइट से भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन है, पर वो जो भी था उसने एकदम से अखिल के पैर पकड़ा और उसे घसीटते हुए आगे की तरफ लेने लगा। उसके घसीटते ही अखिल के तड़पने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। अखिल रो रो कर लगातार चिल्ला रहा था
और यही बोल रहा था कि छोड़ दो मुझे बचाओ। आशीष, संतोष, जतिन, तीनों का नाम लेकर वो लगातार पुकार रहा था। हम लोग भी रोते रोते चिल्लाते हुए अखिल के पीछे ही भाग रहे थे। उस समय हमारे सामने ही हमारे एक साथी को न जाने कौन घसीटते हुए लेकर चला गया और हमको पता भी नहीं चला कि कौन है वो। फिर भी हम अखिल को आवाज़ मारते हुए लगातार अखिल के पीछे ही भाग रहे थे। पर एकदम से जो अभी तक अखिल के तड़पने चिल्लाने की आवाज़ बहुत तेज़ी से सुनाई दे रही थी, वो आवाज़ एकदम से शांत हो गई। और उस आवाज़ के शांत होते ही ऐसा लग रहा था कि उस जंगल में सन्नाटा सा छा गया हो। लेकिन हम लोग तभी भी लगातार अखिल को आवाज़ लगा रहे थे, अखिल कहाँ है तू? लेकिन हम लोगों को अब अखिल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही उसकी कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम तीनों हर तरफ झाड़ियों में जा जाकर लाइट मारकर अखिल को ढूंढ रहे थे, लेकिन अखिल हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। आश्चर्य की बात तो ये भी थी कि जब से अखिल के तड़पने और रोने की आवाज़ बंद हुई थी, तब से इस जंगल में जो भी खतरनाक, डरावनी, रोने, चीखने, हंसने और अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी, वो सब एकदम से बंद हो चुकी थी। पर हम अपने दोस्त को ऐसे गायब होते नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हम तीनों ने सोच लिया था कि पहले अखिल को ढूंढेंगे, उसके बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे। तभी मैंने कहा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी हुआ है अखिल के साथ हुआ है, ये हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि उस समय उन औरतों ने कहा था कि ये शापित जंगल है। मेरे इतने बोलने के तुरंत बाद आशीष ने चिल्लाते हुए कहा, संतोष, उन औरतों की बात मत कर, सारी जड़ वही औरतें हैं, उन्हीं औरतों ने ही हमारे दोस्त अखिल को गायब किया है। यही सब बातें करते करते हम अखिल को ढूंढ ही रहे थे कि तभी जतिन, जो हमारे साथ ही चल रहा था, वो किसी चीज़ से टकराकर बड़ी जोर से मुंह के बल झाड़ियों में गिर जाता है और उसके गिरते ही तुरंत हम दोनों ने जतिन की तरफ लाइट मारी और जतिन को उठाया तो हम सबके होश ही उड़ गए और हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे अंदर जितनी जान थी, मैं उतनी जान से रो रहा था, क्योंकि मेरे सामने ही मेरे दोस्त अखिल की कटी हुई मुंडी पड़ी थी और जतिन अखिल के ही कटे हुए सर से टकराकर नीचे गिरा था। हम तीनों अखिल का वही सर देखकर रोने लगे। तभी मैंने थोड़ा आगे की तरफ देखा तो वहाँ पर अखिल के टुकड़े टुकड़े हुए लाश पड़ी हुई थी, जैसा मैंने उस समय उन झाड़ी में पेड़ के नीचे देखा था। अब बिल्कुल वैसा ही अखिल की लाश के साथ हुआ था। अखिल की लाश के कई टुकड़े इधर उधर ही पड़े थे और अखिल की मुंडी, जिससे जतिन टकरा कर नीचे गिरा था, वो अलग पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने उन दोनों को सोते हुए ही बताया कि ऐसा ही मैंने उस पेड़ के नीचे देखा था। फिर उसके बाद मैंने जतिन और आशीष को कहा, भाई अब जो भी हो गया है वो तो हो ही गया है, क्योंकि अब तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अब हमें अपनी जान बचा लेनी चाहिए। हो सके तो अब कैसे भी करके इस जंगल से हम लोगों को बाहर निकलना ही चाहिए। मेरी बात सुनकर फिर जतिन और आशीष ने भी कहा, हाँ सही है। हम तीनों परेशान दुखी तो थे ही, क्योंकि हमारे सामने हमारे एक दोस्त की इतनी बुरी हालत में लाश पड़ी हुई थी, जिसको हमारे सामने से ही कोई घसीटता हुआ लेकर गया और हम कुछ नहीं कर सके। फिर उसके बाद हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में आगे की तरफ जैसे ही चलने लगे, वैसे ही उस जंगल में फिर से किसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। पर अब की बार वो हंसी हमको पहले से भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी, क्योंकि इससे पहले जब हमें ये हंसी सुनाई दी थी तब हमारे दोस्त अखिल के साथ वो सब हो गया था। पर अब की बार आशीष उस हंसी को सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन है तू और क्यों परेशान कर रही है हमें? अगर इतनी ही हिम्मत है तो सामने आ, पीछे से क्यों डरा रही है? आशीष के इतना बोलने के बाद वो हंसने की आवाज़ अब और भी ज़्यादा तेज़ी से सुनाई देने लगी और ऐसा लग रहा था कि जो भी औरत हंस रही थी वो हम लोगों के पास में ही है, पर वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा में ही हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पर तभी हवा में से कोई बोलने लगा, सब मरोगे तुम, सबके सब मरोगे, एक मारा गया, वैसे तुम तीनों भी मारे जाओगे, जो इस जंगल में आएगा वो मर जाएगा, मरोगे तुम लोग। हवा में से ही उसके बोलने के बाद फिर आशीष ने कहा, क्यों मारे जाएंगे? हम लोगों ने क्या किया है? तुम लोगों ने हमारे दोस्त को क्यों मारा? लेकिन इस बार आशीष की बात का कोई जवाब नहीं आता है, बस फिर से उसी औरत की हंसी सुनाई देने लगती है। हम सब कुछ देर तक वहीं खड़े थे और जवाब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन माहौल बहुत ज्यादा डरावना हो गया था। हम कांप रहे थे और सोच रहे थे कि कैसे इस जंगल से निकला जाए। तभी उन औरतों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया
और कुछ मंत्र पढ़ते पढ़ते हमारी ओर आने लगी। हमारे पास अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना था। हम 4 से 3 हो गए थे और मैं मेरा कोई और दोस्त नहीं खोना चाहता था। हमें कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी आशीष ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे वो औरतें रुक गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे दर्द से कराह रही हूँ। उन औरतों में से एक औरत बेहोश हो गई और गिर गई। हमें वहां से भागने का मौका मिल गया और हमने वहां से फुल स्पीड में भागना चालू कर दिया। लेकिन भागने के चक्कर में आशीष ने चालीसा बोलना बंद कर दिया और जो औरत बेहोश हुई थी उसने अचानक से आशीष के पैर पकड़ लिए। हम भाग रहे थे, अचानक हमें आशीष के चिल्लाने की आवाज आई। हमने मुड़ के देखा तो आशीष उन औरतों के चंगुल में था। उन सभी औरतों ने आशीष को घेर लिया था। आशीष जमीन पर था और वो औरतें आशीष को खा रही थी। आशीष के शरीर का एक एक भाग उन्होंने अपने हाथों से फाड़ दिया था। इतनी ताकत उनके अंदर थी कि वो एक इंसान को अपने हाथों से फाड़ सकती थी। ये सब दृश्य देखकर हम दोनों को उल्टियां होने लगी। हमें इतना भी ख्याल नहीं था कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। आशीष के शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। हम बस रोए जा रहे थे और उल्टियां कर रहे थे। उन औरतों ने आशीष को छोड़कर अब हमारी तरफ बढ़ना शुरू किया। वो औरतें हंस रही थी और वो आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। हमने अब वहां से बच के निकलने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। हमने अब अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था और सिर्फ वहां खड़े थे अपनी मौत के इंतजार में। हम रो रहे थे और वो औरतें हंसते हुए हमारी तरफ धीरे धीरे चलकर आ रही थी। हमें यकीन था कि अब हम नहीं बचेंगे। हमने हमारी आंखें बंद कर ली थी और कांप रहे थे। वो औरतें हमारे नजदीक आ चुकी थी और उन्होंने जतिन को पकड़ लिया था और जोर जोर से हंस रही थी। तभी अचानक जंगल के सिक्योरिटी गार्ड एक संत को लेकर वहां आए और वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वो संत बाबा और कई सारे मंत्र पढ़ रहे थे और उन्होंने कुछ पानी जैसा वस्तु उन औरतों पर फेंका और वो औरतें वहां से भस्म बनकर गायब हो गई। फिर उन सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे और जतिन को संभाला और हमें बताया कि उन्होंने हमें कैसे ढूंढा। वो हमें जंगल से बाहर लेकर गए। तभी हमें एहसास हुआ कि हम पूरी रात जंगल में गोल गोल घूम रहे थे और हम शौक में थे। सुबह के 5 बज चुके थे और सूरज की किरण जंगल के पेड़ों से छनकर हमारे ऊपर पड़ रही थी। बहुत सुंदर सुबह थी, जैसे रात के कहर के बाद भगवान ने हमें सब भूलने के लिए इतनी सुंदर सुबह दी हो। उन सिक्योरिटी वालों ने हमें सब कुछ समझा करके कि इस रात के बारे में हमें किसी को नहीं बताना है और हमें उन लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। 3 दिनों के इलाज के बाद हम दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल गए और अपने घर चले गए। मैंने 15 दिनों की ऑफिस से छुट्टियां ले ली थी और मेरे मरे हुए दोस्तों के परिवार को सब जाकर बता दिया। और फिर मैंने और जतिन ने कसम खा लिया कि ऐसे अनजान जगह पर अब हम कभी नहीं जाएंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।